हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम, मैं आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का जो टॉपिक है, फोर्थ जो है, हमने आपको फंडामेंटल राइट्स भी कुछ बचे हैं, 21 से लेकर जो है 33 तक बचे हुए हैं, और उसके बाद में 33, 34, 5 जो बीच में हम एक्सक्लूड करते हैं। और उसके बाद में मैं जो मेरा जो सीरीज चल रहा था भारतीय संविधान में, दो किस्म के संविधान पढ़ाता हूँ दोस्तों। एक तो है इंडिया पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का भी चलाता हूँ, दूसरा जो है मैं आपके सामने जो है नोटबुक के थ्रू जो है ये आपको बताता हूँ। जो नोटबुक में जो है एग्जाम के जो मेंस टॉपिक में आपको कोड करना है, और वही बात कोड करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। और कोई लेटेस्ट केस लॉ है, वो केस लॉ मैं आपको बता दूंगा। ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद में मैं केस लॉ पर चर्चा करूंगा। एवरीवन दोस्तों, मैं चाहूँगा, अगर मैं ज़्यादातर ये कोशिश करूँगा कि आप लोग ख्याल रखें कि हमारे जो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से दोस्तों। और मैं इसी साथ मैं अपने जो है ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पे बात करता हूँ। ये टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 है, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर जो है 36 से लेकर 51 की बात करता है। ये डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी की बात करता है। स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसकी बात करता है। और ये खास बात ये है कि फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या है, आप उसे परिवर्तित करा सकते हैं, इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये जो है जस्टिबल नहीं है, इसे इन्फोर्समेंट या परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। और ये राज्य के कल्याण से संबंधित, यानी स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट की क्या भविष्य होनी चाहिए, इस पर ये जोर देता है। और कुछ कुछ बातें जो है स्टेट पॉलिसी में थे, उसे निकाल कर उसे फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया। ज़रूरत के मुताबिक जो है कुछ कुछ से जो है फंडामेंटल राइट में शामिल होंगे। और ये ज़्यादातर अब ये ज़रूरत आ चुकी है, चाहे वो समाज सिविल संहिता हो, चाहे न्याय का अधिकार हो, चाहे कार्य करने का अधिकार हो, ये सारे के सारे जो है वाद योग होना चाहिए, यानी जुडिशियल होना चाहिए। ठीक है। और ये बात करते हैं कि जो है इसमें जो है पोषण आहार हो, या महिलाओं से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, और उसके बाद में जो है निःशुल्क न्याय से रिलेटेड हो, उद्योग से हो, कर्मकाज से रिलेटेड हो, ये सारी बातें जो है इसमें बताए गए हैं। अब भारतीय संविधान के जो है भाग 4 के अंतर्गत जो है राजनीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जिसका विस्तार जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और पार्ट 4 यानी भाग 4 विभिन्न संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ नए नीति निर्देशक तत्वों को प्रस्तावित किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अब 42 अमेंडमेंट में जो है संशोधन किए गए 1976 द्वारा, इसमें ये डाल दिया गया भाई कि अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें 42वां संविधान संशोधन जो है 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1976 द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट जोड़ दिया गया है 43 उद्योग में प्रबंध, जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कर्मकारों में भाग लेना, जो इसके जो कर्मकार हैं उसके भाग लेना। 42 अमेंडमेंट में संशोधन 1973 जोड़ा गया। और फोर्थ बात जोड़ी गई कि 43 जोड़ी गई सहकार्य समिति में अभिवृद्धि, जो सहकारी समितियां हैं उसमें यह अभिवृद्धि की बात की। इसके बाद 97 जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 2011 में जोड़ा गया ये बात को। अब उसके बाद में 5वीं बात कहती है कि 6 वर्ष के कम आयु बच्चों को जो है बाल अवस्था की देख रेख के शिक्षण के लिए प्रावधान किया गया। अब इसको जो है संशोधन, इसको 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है प्रस्तावित किया गया है कि क्या हो गया, ये जो है फंडामेंटल राइट हो गया कि जो है बच्चों को है शिक्षा का अधिकार दिया जाए, 21A में जोड़ा गया। ठीक है। और उसके बाद में ये जोड़ा गया कि 48A एक बहुत खास बात है दोस्तों। 48A कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्यजीव की रक्षा।
क्या बात करता है कि पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल के जो प्रोटेक्शन की बात करती है, संवर्धन की बात करती है, वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात करते ही इसे जो है 42nd अमेंडमेंट में जो है 1976 में जो जोड़ा गया। ये कौन सा केस था? ये केस था मेनका गांधी बनाम स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये केस आया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। अब बात करते हैं कि निर्देशक तत्वों का इतिहास देखिए। यानी एक डीन रास्कोपाउंड जो थे, डीन रास्कोपाउंड ने कहा कि ऐसी राज होनी चाहिए। राज की कल्पना करने वाले जो प्लेटो थे, अरिस्टोटले थे कि कैसे कैसे राज होनी चाहिए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की जो सपना था, नाजीवादियों को जो सपना था, उदारवादियों को जो सपना था, ये सारा सारा जो है इसी में से शामिल किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं निर्देशक तत्वों का इतिहास। यानी मूल अधिकार और राज के निर्देशक तत्वों का उद्भव एक है, यानी एक ही है। 1945 के संविधान संबंधी प्रस्ताव बनी तेज बहादुर सप्रू समिति के प्रतिवेदन में मूल अधिकार को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट दिया गया। यानी तेज बहादुर सप्रू समिति में प्रतिवेदन में मूल अधिकारों को स्पष्ट से दो रूप में बांट दिया गया, जिसमें पहला है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। पहला क्या है? जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्समेंट हो। दूसरा जो है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय। दो फंडामेंटल राइट जो बात दिया गया। एक तो फंडामेंटल है क्या भाई, बता दिए कि न्यायालय द्वारा फोर्स करवा सकता है, अदालत द्वारा जो इन्फोर्स करा सकता है, अदालत द्वारा इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है। संवैधानिक सभा जो है संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार BN राव ने इस राज्य की व्यक्तिगत अधिकारों को दो प्रवर्ग में विभाजित किया गया है। पहला वो जो जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है, दूसरा इन्हें प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है। इनके अनुसार दूसरा पर्व राज्य प्राधिकारियों के नैतिक उद्देश्य में रहेगा। जो राज्य के जो स्टेट की जो प्राधिकार है उसके जो है मोरलिटी में जो है, इसकी मोरलिटी के जो है पर्पज में ही रहेगा। और उसके बाद उन्होंने उसके जो है उनके इस सुझाव के प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया। तो जो है ये जो उन्होंने सजेशन दिया जा जो है, और जो ड्राफ्ट समिति है उन्होंने जो क्या है इसे जो है एक्सेप्ट कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जिसके आउटकम जो है न्यायालय द्वारा जो है इन्फोर्समेंट का जो अधिकार है, प्रवर्तन का अधिकार भाग 3 में रखे गए हैं। अप्रवर्तनिक अधिकार निर्देशक के तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। तेज बहादुर सप्रू द्वारा ये परिवर्तन जो है, ये समिति की जो रिपोर्ट दी गई थी, 2 पार्ट में रखा गया था। जो मूल अधिकार है वो परिवर्तनीय है, जो 12 से लेकर 35 तक है, और 36 से लेकर 51 तक जो है वो अपरिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा। ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यक्ति के गरिमा कल्याण की प्राप्ति है। यानी आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति है। हमारे संविधान निर्माता निर्देशक तत्वों से संबंधित आयरलैंड संविधान के नमूनों को अनुसरण किया है। यानी प्रोसेस जो है आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो है नमूने लिए हैं, उसका जो है प्रोसेस किए हैं, अनुसरण किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, फिर उसके बाद में इंडिया के संविधान में शामिल किया गया है। वहाँ के संविधान में राज्य के मार्गदर्शन के लिए सामाजिक नीतियों के सिद्धांत को उल्लिखित, किंतु कोई भी न्यायालय उन्हें परिवर्तित नहीं करवा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टर स्टेट ऑफ पॉलिसी। संविधान के पार्ट 4 में उल्लिखित निर्देशक तत्व अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, किंतु अनुच्छेद 37 इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत घोषित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा यथासंभव ये प्रयास किया जाएगा कि लोगों के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी जो है इसका कहने का मतलब क्या है कि पार्ट 4 में जो है स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है पॉलिसी में जो है आर्टिकल 37 के अनुसार जो है परिवर्तन नहीं, किंतु आर्टिकल 37 इन्हें देश के शासन की मूलभूत घोषित करता है। यानी जो है जो देश के शासन के लिए जो है मूलभूत घोषित करता है। इसका तात्पर्य ये है राज्य के द्वारा यथासंभव ये प्रयास किया जाएगा कि लोगों के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करें। यानी राज्य को जो है ये यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि लोगों के कल्याण के लिए, यानी पीपल ऑफ द जो पीपल के जो है विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो है
इनकी जो पॉलिसी है, इनकी नीतियों का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें जो है प्रभावी और प्रयास किया जाएगा। ये राज्य जो है इन्हें जरूर करे, यानी यहाँ मस्ट है, लाजिम है, कंपल्सरी है, उसे राज्य डिनाई नहीं कर सकता है। ये बात कहता है 37। ठीक है। संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत जो है लक्ष्यों को प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। उसके मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निर्देशक तत्व जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी जो संविधान की उद्देश्य के अंतर्गत इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, उसके लिए मूल अधिकारों के साथ साथ निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि निर्देशक तत्व के महत्व देखते हुए ग्रेमियर ऑस्टिन ने कहा, मूल अधिकार तथा राज्य के निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। यानी कितनी बड़ी बात कहा ग्रेमियर ऑस्टिन ने कहा, मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है और समाज के सामाजिक दर्शन में को समाविष्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात कहा, मूल अधिकार और तथा राजनीतिक निर्देशक तत्व जो संविधान की आत्मा है और समाज के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। इसमें सामाजिक दर्शन है, समाज का स्वर्ग है, किसमें है? ये इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व में है। पूरे के सोशल का जो है, पूरे के सोशल को जो है एक तरीके से दिखता है, सो दिखता है और उसमें बेनिफिशियल है, इंटरेस्टेड है, सब इसी में दिखता है। इसलिए इन्होंने कहा कि इस नीति निर्देशक तत्व यानी स्टेट की जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी जो है, ये क्या है? ये की सोल है। ठीक है। अब उसके बाद में ये उन्होंने कहा कि सर बी एन राव ने क्या कहा? सर बी एन राव के अनुसार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन लक्ष्यों या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किए गए हैं जो एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता हो। यानी जो बी एन राव है, ये संविधान के जो है ये सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्देशक तत्व उन लक्ष्यों या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश किए गए हैं जो एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता हो। नीति निर्देशक तत्वों की अपरिवर्तनीय के कारण कुछ विद्वान कम महत्व होते हैं। प्रोफेसर के टी शाह के अनुसार, जो प्रोफेसर के टी शाह है, ये जो इनके अनुसार जो है नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दीजिए। यानी इन्होंने क्रिटिसाइज किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, कहा ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक जो है चेक जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर दे या ना दे। ये राज्य की इच्छा है कि विकास करे या ना करे, ये राज्य की इच्छा है जनता का कल्याण करे या ना करे, राज्य की इच्छा है जनता का न्याय दे या ना दे, राज्य की इच्छा है कि लोगों काम दे या काम ना दे, राज्य की इच्छा है लोगों को पालन पोषण हिसाब से दे या ना दे, राज्य की इच्छा है कि मद्य निषेध बंद करे या ना करे। ये सारे जो है स्टेट की इच्छा पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टर पर स्टेट पॉलिसी ये कहा गया है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, जो इसके क्लासिफिकेशन की बात करता है। नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्लासिफिकेशन है? यानी आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक विभिन्न अनुच्छेद 20 में निर्देशक तत्व दिए गए हैं। यानी 20 अनुच्छेद में निर्देशक तत्व दिए गए हैं। निर्देशक तत्व के अनेक प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। इसके प्राधि में बहुत ही जो है बहुत ही विस्तृत हैं। ये जीवन के अनेक पहलुओं से संबंधित हैं, इसलिए इनका कोई मान वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। फिर भी निर्देशक तत्वों का निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 3 समूहों में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला समूह क्या है? पहला समूह है वह तत्व जो कल्याणकारी राज्य के आधार हैं। आर्टिकल 38, 39B, 39C, 43, 47, 51 ये क्या है? स्टेट वेलफेयर के ग्राउंड्स पे हैं। वह तत्व जो प्रतिष्ठा यानी जो है प्रतिष्ठा के अवसर के समानता को सुनिश्चित करता हो, इसमें बात करता हो, प्रतिष्ठा की बात करता हो, गरिमा की बात करता हो, इसमें जो है समानता की बात करता हो। आर्टिकल 40, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50 वही व्यक्तियों के अधिकार के समान की बात करता हो। 39, 41, 43, 43A, 43, 45 के कुछ भाग। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों के दोनों जो है आर्टिकल समय रीड करना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद में भाग 4 में बताए गए हैं निर्देशक तत्वों के संविधान के कुछ अन्य स्थान भी निर्दिष्ट किए गए। भाग 4 के से समान महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 335, 350, 351 ये बात कहता है। ठीक है,
335, 350, 351 की बात करता है। ये बातें जो है हम बाद में आर्टिकल जो है एक एक पे चर्चा करेंगे। मूल अधिकार और निर्देशक तत्व में अंतर क्या है? मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के उद्देश्य को समान किंतु दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। पहला है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है किंतु निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। ये पहला अंतर जान लीजिए, क्यों प्रवर्तनीय है। दूसरी बात है मूल अधिकार राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार और राज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, जबकि निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। वो तो पॉलिटिकल राइट्स देता है मूल अधिकार, लेकिन जो है स्टेट पॉलिसी, स्टेट डायरेक्ट पॉलिसी जो है ये क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक का जो है राइट देता है। ठीक है। मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है, जबकि निर्देशक राज्य की शक्ति से विस्तृत करता है। फोर्थ कहता है यह अधिकतम मूल अधिकार राज्यों के नकारात्मक बाध्यता के रूप में, जबकि निर्देशक तत्व राज्य के सकारात्मक बाध्यता के रूप में राज्य के कुछ करने की निर्देशक तत्व करता है। पांचवी बात करता है मूल अधिकार का क्षेत्र निर्देशक तत्वों के तुलना सीमित है। अब बात करता है मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों का संबंध। यानी संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 1235 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार और राज्य जो है, मूल अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व दोनों की राज्य की परिभाषा एक ही है। मूल अधिकार विशेषता नकारात्मक भाषा में राज्य की विरुद्ध प्रत्याभूत किए गए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है जो प्रवर्तनीय है। दूसरी तरफ निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक है, सामूहिक अधिकार है जो राज्य के कुछ करने की अपेक्षा करते हैं। आर्टिकल 37 के अनुसार परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। 37 के आर्टिकल जो है 37 के अनुसार जो है ये जो है इन्फॉर्मेंट नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। अब संविधान सभा के समक्ष राजनीतिक निर्देशक तत्वों का संकल्प जो है आयरलैंड से संविधान से ली गई है, तो कुछ सदस्यों ने इन्हें केवल नैतिक शिक्षा और बालू की भीतर मानकर इन्हें संविधान का स्थान देने पर आपत्ति की है, परंतु अधिकतर सदस्य ने इनकी उपदेयता को स्वीकार किया है। कहा यह देश निर्माण हेतु नीतियां का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है, भूमिका अदा करेगी। इसलिए 1937 में यह कहा गया कि निर्देशक तत्व जो है अपरिवर्तनीय है क्योंकि देश के शासन का प्रमुख स्थान दिया जाएगा। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व का संबंध एक महत्वपूर्ण प्रश्न से उत्पन्न होता है। दोनों किसी प्रमुखता तत्व प्राप्त होगी। इस संबंध में दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? अब जैसे कि आर्टिकल 1 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा मूल अधिकार का प्रयोग किसी निर्देशक तत्व असंगत हो सकता है। जैसे किसी कसाई को अपना कारोबार चलाने का मूल अधिकार है, परंतु 48A के अनुसार गौवध जो है उसे प्रतिषेध करता है। यानी कसाई को जो है व्यापार करने का जो है उसका कारोबार चलाने का उसका मूल अधिकार है। अब उसके बाद में कहता है वहीं पर जो है 48 के अनुसार गौवध जो है प्रोहिबिटेड करता है कि गौवध आप नहीं कर सकते हैं। तो इस पर जो है जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय से लेकर जो है भारत में गौवध के नाम पर न जाने कितने मॉब लिंचिंग होते हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटना होते हैं। इस कानून की मांग की जाती है। और उसके बाद में कई ऐसे स्टेट है जो उन्होंने गौवध के अगर शंका में अगर हत्या कर दी जाती है उनको कठोर दंड का प्रावधान किया गया। हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल में जो है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाया गया। गृह मंत्रालय ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइंस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइंस दी है। एक भीड़ जो है कि क्या नाम एक भीड़ एक किसी व्यक्ति को जो है शिकार कर देता है सीधे साधे आदमी को गौवध हत्या को जो कानून दिखाकर, तो ये जो है एक तरीके से अनैतिकृत है और एक तरीके से अवमाननीय है। देश में जो बहुत ही शर्मसार घटनाक्रम है जो देखते हुए तमाम जो है देश के प्रधानमंत्री को मन की बात में इस बात को उठाना हो। कई जगह मंच पे भी उस बात को उठाया गया है। देश के जो गृह मंत्री है राजनाथ जो है इन्होंने कई बार इस जो है इशूज़ को है जो है इस इशू को जो बहुत ही लार्जेस्ट तरीके से जो है बताया भी है और गाइडलाइंस भी दिया गया है। तो इस पर आए दिन राजनीति होता है। अब भी कहते हैं किसी निर्देशक तत्व जो है प्रभावी वाले कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं उसका छीड़ करता है। यानी किसी निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाला कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है उसे छीड़ करता है। जैसे न्यूनतम मजदूरी तय करने वाला कानून आर्टिकल 19G के अधीन व्यापार का अधिकार को उल्लंघन करता है। अब न्यूनतम यानी मिनिमम पे जो है मजदूरी तय करने का अनुच्छेद 19G के अंदर उल्लंघन करता है। इसकी भी बात कर ली कि जो भी कोई व्यक्ति जो है मजदूरी कर रहा है या पैसा कर रहा है तो उसका न्यूनतम वेतन होनी चाहिए। अब मिनिमम वेतन होनी चाहिए। कोई पा रहा है 50,000 एक कार्य के लिए
तो कोई पा रहा है उसी कार्य के लिए 10,000 है। तो ये कहीं ना कहीं शोषण होता है, किसी का शोषण होता है। एक ही कार्य के लिए एक ही पे होना चाहिए, तो उसका शोषण इस पे कई बार केस लॉग है। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो है टीचर्स जो है शिक्षा मित्र जो टीचर हैं वो कहते हैं कि हम सेम वर्क करते हैं, सेम मुझे वेतन मिलना चाहिए। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आपको क्लेम करते तो आपको मिल जाता, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए उनको नहीं ध्यान दिया। उनको ये बता दिया कि भैया आप जो है टीएटी पास करके आइए, और उसके बाद जो टीचर एलिजिबल टेस्ट है वो तो उसके अगर आप पात्र होंगे तभी टीचर होंगे, अन्यथा वो टीचर नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में ये कहा कि उपयुक्त परिस्थितियों के होने के मूल अधिकार को प्रभावी होंगे, नई नियंत्रण तत्व प्रभावित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभ से मूल अधिकारों के परिवर्तनों को देखते हुए मूल अधिकारों को अधिक माहत्वपूर्ण माना गया था, नई नियंत्रण तत्व को मूल अधिकारों को सहायक माना गया है। ये क्या है कि जो है फंडामेंटल राइट को जो है ये असेस करता है। कौन असेस करता है, कौन सहायता देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजन, ये पहला केस था। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि निर्देशक तत्व मूल अधिकार के अनुरूप सहायक रूप में कार्य करना होगा। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 46 पारस्परिक संबंध में निर्धारित करते हुए न्यायालय ने कहा दोनों टकराव होने की स्थिति में परिवर्तन के कारण मूल अधिकार प्रभावी होगा। चंपाकम दोराजन के केस में कहा कि जब दोनों अधिकार में टकराएगा तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि मूल अधिकार जो है इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया संविधान लागू होने के पश्चात 2 दशकों से प्रचलित, परंतु इस अवधि में कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करते हुए दिया गया है। एक केस आया था विजय कॉटन मिल्स बनाम स्टेट ऑफ अजमेर, एडवर्ड कार्टर्स मिल बनाम राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक कर्मकार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना नियोजक का दायित्व है। जो नियोजक है उसका वो दायित्व है, लायबिलिटी है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत उसे व्यवसाय करने का मूल अधिकार नहीं है। तो उसे 19(1) के अंतर्गत जो है व्यवसाय करने का कोई मूल अधिकार नहीं, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। एक केस आता है केरल शिक्षा विधेयक के मामले में 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मूल अधिकार निर्देशक तत्व दोनों को प्रभावी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सन 1971 में संविधान के 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा 31C जोड़कर यह उपबंध किया गया कि कोई विधि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C लागू करने के लिए बनाए जाते तो उसका विद्यमानता की चुनौती अनुच्छेद 14 19 उल्लंघन के आधार पर नहीं किया जा सकता है। यानी कहा कि अगर आप जो है 39 और 39C BC का जो है कोई लागू की बनाई जाती है तो उसकी जो है लीगलिटी पर जो है चैलेंज नहीं की जा सकती। आर्टिकल 14 और 19 उल्लंघन के आधार पर नहीं किया जाए, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है या आर्टिकल 19 का उल्लंघन के आधार पर जो है उसे कोर्ट में मूव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आर्टिकल 39B और 39C में जो है उपबंधित निर्देशक तत्व और आर्टिकल 1914 और आर्टिकल 19 प्रदत्त मूल अधिकारों की वृद्धता प्रदान की गई है। एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 24 अप्रैल 1973 के मामले में 25वें संविधान संशोधन की विधिमानता को चुनौती दी गई। उक्त संविधान संशोधन के वैध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों को उच्च नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी ये कहा कि ये ऊंचा है नीचा है, इसमें जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला, मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्व दोनों समान रूप से मौलिक हैं, दोनों जो है इक्वल रूप से जो है सब्सटेंटिव हैं। हालांकि निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ये बात का मूल अधिकार निर्देशक तत्व को एक दूसरे के अनुपूरक यानी एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, दोनों की पूर्णता प्रदान करते हैं। और उसके बाद में कहा कि संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि सभी निर्देशक तत्व को लागू करने वाली विधि अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जो है 42वें आर्टिकल जो है 42nd सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है 31C में संविधान जो है संशोधन करके ये प्रोविजन दिया गया कि सभी नीति निर्देशकों को लागू करने वाली विधि, अब वही बात पे आ गया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ग्राउंड के आधार पर जो है किसी भी न्यायालय में पर जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। उस संशोधन में मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में एक केस आया था, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, बहुत ज़बरदस्त केस था जिसमें जो है आर्टिकल 348(4)(5) का बाजा बजाया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
आज संविधान घोषित करते हुए ये कहा कि मूल अधिकार या नींद सत्व के बीच में समन्वय संतुलन संविधान का आधारित संरचना का आवश्यक लक्षण है। यानी ये कहा कि मूल अधिकार और निजतत्व के बीच में समन्वय और संतुलन संविधान की आधिकारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, इनमें किसी को ज़्यादा और दूसरों को कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। जब मूल अधिकार और निजी तत्व के बीच विरोध उत्पन्न होता हो, जब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट स्टेट और पॉलिसी के बीच में जो है विरोध उत्पन्न होता हो, यानी डिस्प्यूट होता हो, तो दोनों लागू करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों लागू करने का प्रयास किया जाएगा। सामंजस्य स्थापित करने का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का इंटरप्रिटेशन का थ्योरी को अडॉप्ट किया जाएगा। कहीं भी मूल अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए और कहीं निर्देश तत्व का। ठीक है। अब निर्देश तत्व का क्रियान्वयन की बात करता है। निर्देश तत्व के क्रियान्वयन की बात करता है। निर्देश तत्व के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य अनेक विधान बनाए गए हैं। इनके संबंध में कहा जा सकता है कि ऐसे विधानों का जन्म इसलिए हुआ है, राज्य किसी निर्देश तत्व का क्रियान्वयन करना चाहता है। कुछ प्रयास निम्नलिखित है। भूमि तथा कृषि के आधार पर सुधार पर संविधान प्रारंभ होते ही पूरे देश में कृषि सुधारने की लहर आ गई। अधिकांश राज्य मध्यवर्ती अनुवांशिक स्वामित्व उत्पादन कृषि भूमि समस्या कृषकों को सौंप दिया गया। इस दिशा में अधिकतम भूमि सीमा आरोपण और भी पारित किया गया। सारे कानून अनुच्छेद 39B में क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए थे। अब बात करते हैं जो है बी कहता है 1971 में 14 बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। 17 दशक में बहुत से उद्योग प्रबंध सरकार अपने हाथों में ले लिया, जिसके कारण आर्टिकल 39B और सी क्रियान्वित करना पड़ा। सी कहता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। इसकी क्रियान्वयन संविधान में 73वां संशोधन किया गया और पूरे देश में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया, जिसकी क्रियान्वित करने हेतु सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति बहुत सी मध्य लघु तथा कुटीर उद्योग बढ़ावा देने के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब बात करें लोकल इज वोकल का सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 43, यानी स्टेट को ये प्रमोशन करना चाहिए कि अपनी ही स्टेट में जो है लोकल और वोकल बनाया जाए। डिजिटल क्रांति आई, इसमें डिजिटल क्रांति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बाहरी जो है चाइनीज जो है आइटम्स हो, या तो जैसे कि क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखिए कि अभी 47 ऐप को बैन लगाया गया, 53 ऐप को बैन लगाया गया, 69 ऐप को बैन लगाया गया। यानी अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, भारत की कंपनियों ने ऐप बनाना शुरू कर दिया। यानी स्वदेशी अपना इसका जो है 43 का ये काम था। ठीक है। राज्य द्वारा स्थापित हुई कि बोर्ड और आयोग निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया, जैसे खादी ग्राम उद्योग आयोग, हस्तकला, रेशम बोर्ड इत्यादि के लिए। आर्टिकल 48 में गायों तथा अनुपयोग पशुओं को वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। स्टेट जो है दुधारू गायों को जो है हत्या यानी कत्ल होने पर रोक लगाया जाने के लिए निर्देश दिया जाए और इसे क्रियान्वित करने हेतु राज्य को दिशा का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गाय बछड़ों तथा उपयोगी पशुओं को वध रोकने पर रोक लगा दिया जाए। अब खासकर बात है, इस पर मैं जो है क्रिटिसाइज करता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है हुकूमत चल रहा है। इस हुकूमत में जो है गाय व पशुओं को आवारा पशु के रूप में घोषित करके, और कई ऐसे किसान जो फार्मर्स हैं और उनको आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर जो है गाय पशुओं का एक बहुत, चाहे रोडों पर हो या कहीं गाँव में हो, तो वो पूरी तरीके से उनका खतरा पड़ा, वो बहुत जोखिम होते हैं। उनके लिए क्या नाम है, गौशाला बनाया गया और गौशाला में उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनका संरक्षण के लिए बनाया गया ताकि गौ उसमें रहे और उसकी सेवा किया जाए। स्टेट ने ये सही तरीके से सोचा है, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है या यूज तरीके से उसको दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार घोटाला किया जा रहा है। लोग सरेआम घोटाला कर रहे हैं। इस पर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि इस पर स्टेट को बहुत ध्यान देने योग्य है। 40-30 अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। 39 की बात करते हैं कि अंदर महिलाओं को पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का निर्देश दिया है। अगर महिला है पुरुष है दोनों एक कार्य करते हैं, उसको समान वेतन दिए जाने के जो है निर्देश क्रियान्वित कर 1976 समान पश्चिमी अधिनियम 1976 पारित किया गया है। आर्टिकल 50 तक कार्यपाल का न्यायपाल का पृथक करने हेतु निर्देश दिया गया है या सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ लागू किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 न्यायपाल का कार्यपाल का पृथक बारे में कर दिया गया। पूर्व भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले मामले विचार कार्यपाल का अधिकारी करते हैं। सभी दंडी विचारक के न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिन पर नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय का होता है।
अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि अब जो है कल के मैं बात करूँ, कल मैं फंडामेंटल के जो है राइट और जो है इस पर जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट के जो है आर्टिकल्स जो हमने आपको डिटेल बताऊंगा। अभी तक हमारे चैनल पर बने नहीं, पर दोस्तों बने रहे। थैंक यू, मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय।